अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हो लड़कियों। आज हम रीड करने वाले हैं स्टाकर की एपिसोड पार्ट 2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो होश की दुनिया में लौटी तो अपने जिंदा जाग जाने पर शदीद दुख हुआ। जाने वो क्यों थी इस कदर रीठ कि मरती भी नहीं थी। वो एक झटके से बिस्तर पर उठ बैठी तो एहसास हुआ कि वो पुप्पो के घर में उसी शख्स के कमरे में मौजूद है। चिकराते फोड़ी की तरह दुखते सर को थामे उसने अपनी जानिब देखकर एक नज़र सामने ड्रेसिंग मिरर में अपने अक्स की जानिब देखा। उसका लिबास तब्दील करके बर्बाद किया गया मेकअप पूरी तरह रिमूव कर दिया गया था। बाल सादा सी चोटी में बंधे थे। वो इस वक्त स्याह रंग की सादा फ्रॉक और ट्राउज़र में इस उजड़ी हुई सोगवार हालत में भी चांदी की गुड़िया लग रही थी। अभी वो कुछ और सोचती जब वो मज़ीद से स्याह ट्राउज़र और टी शर्ट में ड्रेसिंग रूम से निकलकर अब ड्रेसिंग के सामने इत्मीनान से खड़ा अपने गीले बालों में ब्रश फेर रहा था। उस पर निगाह पड़ते ही उसने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और उसकी जानिब मुड़ा। थैंक्स गॉड तुम्हें होश आ गया, नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा था। तुम अब ठीक हो? वो सामने खड़ा अपने ट्राउज़र की जेबों में हाथ फंसाए पुरसुकून सा उससे पूछ रहा था। तरूप जो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, गैज़ और गज़ब की शिद्दत से शोले और गलती निगाहें उठाकर नफ़रत की इंतहा लिए उसकी जानिब देखा। यूँ लगता था जैसे किसी ने तरूप के वजूद में पारा भर दिया। उसकी शरियानें जैसे फटने लगी। गुस्से और नफ़रत का एक पिघला हुआ शीशा था जो उसके गले में अटका हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुमने बताया नहीं जालम, तुम ठीक हो? मामा को बुलाऊं या डॉक्टर को? इज़राइल को बुलाओ जो तुम्हें आकर जिंदा कब्र में उतार दे और मेरी नज़रों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दे। फोड़े की तरह दिखता सर थामते वो फुंकार कर बोली थी और वो यूं दिलकशी से कहका लगाकर हंस पड़ा जैसे उसने बहुत मज़ेदार लतीफ़ा सुनाया हो। अपनी बेबसी पर धाड़े मार मार कर रोने का दिल कर रहा था, मगर इतनी निढाल हो चुकी थी कि नीम जान में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। ना मेरी जान, नया नया तो दूल्हा बनाऊं, अभी मेरा खुद से इज़राइल जी का सामना करने का कोई नेक इरादा नहीं है। सुहागरात को मौत तो किसी दुश्मन को भी ना आए। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट अनाबी लबों पर सजाए बेड पर उसके सामने आन बैठा था। सुहागरात? मैंने उस रात को तुम्हारे अरमानों की मैयत पर मातम की रात में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी तरूब मैमून कारदार नहीं। वो नफ़रत और हक़ारत की आग में झुलसती बोली थी, मगर वो गहरा मुस्कुरा दिया था। कसम से ये कहती हाशिम कारदार की जानशीन लगी हो, ख़तरनाक विलन की फ़ीमेल वर्जन। अपनी बात एंजॉय करता वो हंस दिया था। मुझे तुमने किडनैप किया था? वो जो उसकी जानिब देख भी नहीं रही थी, अचानक उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो संतान पाशा के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। अगर कहूँ कि नहीं मैंने नहीं किया तो क्या एतबार कर लोगी? नो, ऑब्वियसली आप एक नो। तो इस बात को जाने दो। वो संजीदगी से लापरवाही का मुजाहिरा करता कंधे उचकाकर बोला था। वाकई इतबार और तुम जैसे पर? लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी ताकि जान सकूं कि तुम अपनी हवस पूरी करने को घटियापन की कितनी हद तक पुश्ती में उतर सकते हो, ताकि मेरी नफ़रत की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सके। वो आग के ढेर पर बैठी फटकार रही थी। अब ये टॉपिक जल ही निकला है तो याद करवा दूँ कि फाइनली मेरी हवस पूरी करने का वक्त हुआ जाता है। अब तुम मुझे बता दो कि लाइट बंद कर दूँ या ऐसे ही रहने दो, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे। वो अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देखता बेहद लापरवाही से बोलता, अब कलाई से घड़ी उतार रहा था। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। ऐसी बात मैं किसी बेहुदा मजाक की सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझे तुम? वो चिल्ला उठी थी, जबकि वो उसकी बच्चों की सी बात पर मुस्कुराया था। मजाक? तुम्हें वाकई लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? चे मेरी जान, तुम्हारे रोम रोम पर मेरा हक है और मुझे अपना हक वसूल करना आता है। मैं अपनी हक तलफी कभी नहीं होने देता, ये तो तुम अच्छे से जानती हो। इसीलिए मेरे साथ इस रिश्ते से कंप्रोमाइज़ कर लो तो सुकून में रहोगी, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा आज। वो कहता उसकी जानिब बढ़ा था। सोचना भी मत संतान पाशा, तुम मेरे आसपास मौजूद हो जिससे मुझे घिन और कराहत महसूस हो रही है। छूना तो फिर बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें कत्ल करके खुद फांसी चढ़ जाऊंगी अगर कोशिश भी की। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर फंकारी बिस्तर से नीचे उतरती साइड टेबल से टकराई थी। साइड टेबल पर पड़े गुलदान और गिलास लटक कर टेबल के ऊपर गिर चुके थे।
बहुत सुन चुका तुम्हारी बकवास। तरूब संतान पाशा। वो अपनी जगह से उठा था और लिपक कर उसकी नाजुक कमर अपने आहनी चौड़े हाथ में दबोची थी। लेचे में अस्तहों जैसी फंकार थी। तरूब के छटपटाने के बावजूद वो पूरी तरह उसे अपने आहनी बाहों के शिकंजे में जकड़ता उस पर मुकम्मल दस्तरस पा चुका था। हवसप्रस, बदकिरदार, बदकमाश, आवारा और जाने क्या क्या तुम्हारे ये अल्फाज सुनते कान पक गए हैं मेरे। ये रात गुजर जाने दो, शोहर को इज्जत और तकरीम देना तो तुम्हें अच्छे से आ ही जाएगा, और तुम्हारी ये कैंची की तरह चलती ज़बान भी यकीनन बंद हो जाएगी। उसने नीचे झुककर उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह अपने बाहों में भरा था। वो बेतहाशा रोती बुरी तरह छटपटा रही थी। दूर रहो मुझसे, मैं आखिरी मर्तबा बोल रही हूँ। टूटे गिलास का छोटा टुकड़ा वो मुट्ठी में भरे रोते हुए चिल्लाई थी, लेकिन मुकाबिल ने शायद कान लिपेट रखे थे। तभी कमरे की लाइट इंतहाई डिम करता वो उसे बेड पर लिटाकर उस पर गहरी खटास छा गया। तरूब की मज़ाहमत शदीद थी, मगर फिर भी मुकाबिल को अपनी सांसों से लिपटने से रोक नहीं पाई थी। वो आंखें बंद किए जामे मोहब्बत से रोने तक पी लेना चाहता था। अपने बदन पर महसूस होते उसके लम्स से वो अजीब कराहट से दो चार होती खुद से ही घिन खा रही थी। वो उसकी बाहों में बेआब मछली की मानी तड़प रही थी, मगर उस बेरहम को उस पर रहम नहीं आया था। फिर यकरख जाने क्या हुआ, उस कांच की गुड़िया की तमाम मज़ाहमत जैसे अपने आप ही दम तोड़ गई। उसने अपने बदन को ढीला छोड़ा तो मुकाबिल को ये लगा शायद वो उसे कबूल करती खुद को उसके सपर्द कर रही है। वो मज़ीद बहका था, खुमारी अंग अंग में रचने बसने लगी। वो बेकरार सा हर हद पार कर लेना चाहता था, मगर फिर बुरी तरह चौंका था। मोहब्बत की बेकरार सी जंबिश में ढलते जब संतान ने उसकी नाजुक कलाइयाँ अपने मजबूत हाथों में भरी तो उसे अपने दाएं हाथ में कुछ गीला सा महसूस हुआ था। शऊर की मंजिलें तय करते वो एक झटके से उससे दूर हुआ और बिजली किसी तेज़ी से लाइट जलाई थी। उसी तेज़ी से उसके ऊपर आकर झुका था। वो नीम जान सी बेड पर पड़ी थी और बेड की सुनहरी शीट लहूलुहान हो चुकी थी। स्टूपिड, अहमक, अक्ल से पैदल लड़की, ये क्या क्या! संतान उसके ऊपर झुका और चिल्लाया। उसकी बाएं कली पर मजबूती से अपना रुमाल बांधा जिसे वो शीशे के टुकड़े से काट चुकी थी। दूर हटो मुझसे, मर जाने दो, हाथ मत लगाओ मुझे, वो बुलकती हुई अब भी हल्के से झटपटाई थी। संतान ने उसे बाहों में भरा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। दिन बहुत ही बेकैफ और बेरौनक से गुजर रहे थे। वो दिन के तकरीबन 4 बजे किचन में मौजूद अपने लिए चिकन चाउमीन बना रही थी। उसके निकाह को 8 माह हो चुके थे। उस रात जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था तो फुप्पो और तमाम घर वाले कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए थे। कट गहरा नहीं था, सबने शुक्र अदा किया कि नस को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, और घर वालों से बहुत सख्त नाराज़ थी। मम्मा पापा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उनके सामने चेहरे पर सपाट से तासरात सजाए रही। लेकिन नेहा के रोने धोने पर उनके साथ मैके आ गई और अगले 3 दिनों के बाद फुफ्फू उसे वापस लेने आ गई। उसकी तबीयत सदमे में डूबी कैफियत और चिड़चिड़े मिजाज की वजह से रिसेप्शन भी मुलतवी कर दिया गया। वो दिन और आज का दिन तरूब ने कदरी सुकून का सांस लिया था। वो खामोश रहता था। तरूब उससे कलाम तक न करती तो अब उसने भी ज़ोर ज़बरदस्ती उसे बुलाना छोड़ दिया था, बल्कि तरूब ऐसा मौका ही नहीं आने देती थी। उसके कमरे में आने से पहले वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो जाती। उसके जाने के बाद वो कमरे से बाहर निकलती थी। दिन यूं ही तेज़ी से गुजर रहे थे। इधर शाहज़ेब कारदार की शादी बड़े ही धूमधाम से एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी से हुई थी। तरूब ने बाकी लोगों की तरह हौसले से फुप्पो के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते हर फंक्शन अटेंड किया था। उसने सुकून से हर फंक्शन अटेंड किया था क्योंकि संतान पाशा लंदन गया हुआ था। शादी के हंगामे साथ बढ़ गए तो ज़िंदगी उसी डगर पर रवां हो गई। इस महलनुमा घर में तमाम काम नौकर करते थे, मगर अपने लिए वो खाना खुद बनाती थी। इससे फुप्पो ने भी उसे मना नहीं किया था। कुकिंग के अलावा उसे किसी भी छोटे से छोटे काम को भी करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। वो सीग्रीन फ्रॉक पजामे में इस वक्त भी अपनी दूधिया रंगत में गजब डालती बेतहाशा हसीन लग रही थी। पैन में चम्मच हिलाती बस इस नुक्ते पर सोचे जा रही थी कि इस शख्स से इस तोप की तरह गले में पड़े रिश्ते से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए।
फिर सर झटक शिमला मिर्च की कटिंग करने लगी तो बेतिहानी में तेज चाकू शहादत की उंगली का पूर चीरता अंदर गोश्त में घुस गया। तरूब के मुंह से चीख बरामद हुई। छुरी पीछे हटाई तो खून का फवारा सा उंगली से उबल पड़ा। अभी वो कुछ करती कि किसी ने उसका बाजू दबोचा कि उसे लगा बाजू जड़ से उखड़ जाएगा। उसने सर उठाकर देखा तो दिल धक से रह गया। वो जालिम सफाक शख्स आज इतने दिनों बाद इंतहाई जारहाना तेवर लिए सुर्ख सफ़ेद रंगत पर गज़बनाक किस्म की तासरा सज है उभरी रगों और भीजे जबड़े लिए उसे अपने साथ घसीट रहा था। उसकी जख्मी शहादत की उंगली अपने दूसरे हाथ में थाम रखी थी। ये क्या बेहूदगी है, मेरा चिकन जल जाएगा, छोड़ो मुझे। वो कब तक चुप रहती, चिल्ला उठी मगर देर हो चुकी थी। वो उसी खामोशी से उसे अपने कमरे में लाया था। उसे बेड पर तकरीबन पिटक दे अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, दूर हटो। उसके करीब बैठकर जब संदान पाशा ने उसकी उंगली पर ड्रेसिंग करना चाही तो वो बदक उठी। जवाब में उसने अपनी डार्क ब्राउन लाल बोटी आंखें उठाकर जिस अंदाज से उसे देखा था, तरूब का दिल उछलकर हलक में आ गया। तभी वो ढीली पड़ गई। उसने तवज्जो से काफ़ी माहिराना अंदाज में उंगली पर पट्टी कर दी थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर अलमारी में वापस रखने गया। इतने दिनों के बाद उसके ये त्यौहार तरूब को खौफजदा कर गए। यही मौका था। वो उठकर तेज़ी से दरवाजे की जानब बढ़ी। वो कमरे से ही बाहर निकल जाना चाहती थी मगर फिर उसके मुंह से दिल खराश चीख सी बरामद हुई। संदान पाशा ने उसकी पश्त से बहुत तेज़ी से उसके पहलुओं पर अपने बाहों का वहशी सा हसार खींचा। तरूब को अपनी चट्टानी गिरफ्त में भरते उसने उसे दाएं तरफ फुल साइज बड़े सोफे पर धकेला था। आह! वो ऊंधे मुंह सोफे पर गिरी, तड़प उठी। अभी संभली न थी कि एक पहाड़ जितना बोझ उसे अपने ऊपर महसूस होता उसकी सांस तक बंद कर गया। कुछ उस सालिम ने उसकी गर्दन अपने हाथ के शिकंजे में जकड़ी थी। वहशी जानवर, हैवान, दूर हटो मुझसे। तरूब ने अपने नाखूनों से उसका हाथ खरोच डाला था। खुद को चोट पहुंचाना चाहती हो? क्यों? पहली रात तुम्हें तुम्हारी इस हरकत पर बख्श दिया, उस दिन से तुम्हारे करीब नहीं आया, ये सोच कर के खुद को नुकसान पहुंचाओगी तो इससे अच्छा है दूर रहूं। मगर आज अभी इसी हरकत का मैं क्या मतलब निकालूं? ये कि अब तुम मेरी गुर्बत चाहती हो, राइट? वो उसके कान में फंका रहा था जबकि तरूब अपनी इस कदर तजलील पर सिसक पड़ी। संदान पाशा ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे घुमा डाला। अब उसके भीगे चेहरे पर अपना सुर्ख चेहरा झुकाए उसकी आंखों में देख रहा था। क्या चाहती हो आखिर? वो फंका रहा था। तरूब ने हिस पे मामूल नफरत से मुंह फेर लिया तो वो तंजिया मुस्कुराया। पूछोगी नहीं मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारी गुर्बत की तलब है मुझे। तुम्हारी चाहत की तलब ने मेरे जिस्म को नहीं, रूह तक को तड़पा रखा है। तुम्हारी ये खामोशी बता रही है कि तुम अपने शौहर को उसके हकूक़ देकर जन्नत कमाना चाहती हो। उसकी गर्म सांसें उसको अपनी गर्दन पर रेंगती महसूस हुई थी। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें अपना साया भी नहीं छूने दूंगी, वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखी। और मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी रूह छुए बगैर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कहते उसने ऐसी बेबाकी का मुजाहरा किया कि तरूब के 14 तवक रोशन हुए। अब मेरी बात गौर से सुनो डार्लिंग। मौजूदा सूरत हाल से अपनी बेबसी से अंदाज़ा लगा लो कि तुम पर अपना हर हक जिताना मेरे लिए बाएं हाथ से चुटकी बजाने जितना आसान है। अगर तुमसे दूर हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कहीं खुद को कोई नुकसान न पहुँचा लो। अगर चाहती हो कि मैं तुमसे दूर ही रहूँ तो अपना ख्याल रखो और ख़ुद को नुकसान पहुँचाना बंद करो। उसकी सर्द पथरीली आवाज़ में काफ़ी बदौत थी कि तरूब का नाजुक वजूद काम कर रह गया। उसकी इस कदर शिद्दत और ऐसी दहकती गुर्बत उसकी हवास छीन रही थी। उससे कुछ कहना फजूल था, इसलिए उसने अपने अल्फाज ज़ाय किए बगैर वो यूं ही उसकी बाहों में लरसती कामती आंसू बहाए गए। संदान पाशा ने झुककर उसके माथे पर एक सुलगता सा लम्स छोड़ा और पीछे हटने की बजाय उसका सभी चेहरा अपने लम्स से महकाने लगा। आखिर अपनी रग रग में तशंगी भरे वो इस तशना लबी से आजिज़ आता अब जाम मोहब्बत पीने लगा। लेकिन प्यास थी कि बढ़ती जाती। इधर अपनी बेबसी पर वो महज तड़प सकती थी, सो तड़प कर आंसू बहाई गई। आज के बाद अगर खुद को हल्की सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी हर मज़ामत, हर तत्कार को रौंद कर तुम पर अपनी मलकियत की मोहर लगा दूंगा। वो कहता फूली सांसें लिए उससे बामुश्किल दूर होता, उसे अपनी जालिम गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। वो चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। शादी को तकरीबन 10 माह हो चुके थे।
وہ نیہا آپی کے گھر آئی ہوئی تھی جب اچانک اطلاع ملی کہ شاہزیب کی بیوی نیشا، جو کہ 4 ماہ کے حمل سے تھی، سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئی ہے۔ یہ پورے خاندان کے لیے بہت بڑے دھچکے کی بات تھی۔ وہ بھاگم بھاگ نیہا کے ہمراہ شاہزیب کے گھر پہنچی، جہاں ہنستے بستے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں زمین پر بچھائی سفید چاندنی پر ایک طرف کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ رجا بیگم یعنی کہ تائی جان بھی سیاہ ساڑی میں نزاکت سے ایک طرف بیٹھی کافی زیادہ رو رہی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو شاہزیب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی برباد اور ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر تروب کو بھی اپنے آنسو روکنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نیشا کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ دن میں تمام مہمان جا چکے تھے۔ اب رات کے ڈنر پر صرف خاندان کے اپنے اور اہم لوگ بنگلے میں موجود تھے۔ وہ نیہا اور چند اور لڑکیاں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ کچن میں موجود تھی۔ جب اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نامراد شخص کی ایسی دگرگوں حالت دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں لال انگارہ آنکھوں میں نمی بھرے وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید مجھے خوشیاں راس ہی نہیں ہیں، اس لیے تو ہر دفعہ بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ لبوں پر شکستہ سی مسکراہٹ، آنکھوں میں صدیوں کی تھکن اور بھرائی آواز لیے وہ بولا تو تروب کے دل و جان بھی دکھ کی عمیق گہرائیوں میں اتر گئے۔ اسے سمجھ نہ آئی سامنے والے کو اس کے ناقابل تلافی نقصان پر کن الفاظ میں تسلی دے۔ بیوی بچے سمیت ایک قسم کا پورا خاندان ہی اجڑ گیا تھا۔ صبر کریں اور کیسے کروں صبر، اب نہیں ہوتا۔ وہ آنسو بہاتا اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ سچ کہوں تو پہلے تمہارا دکھ، تمہارا درد، جس کے زخم اب تک رستے ہیں، اور اب یہ وہ الفاظ بنے ہی نہیں ہیں جن سے میں اپنی وہ تکلیف اور درد بیان کر سکوں جو تمہیں کسی اور کے پہلو میں دیکھ کر مجھے ہوتا تھا، اور اب یہ درد۔ آنسوؤں نے مقابل کا چہرہ، پورا چہرہ بھگو دیا تھا۔ تروب نے بے قراری کے عالم میں پہلو بدلا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ کر مسل دیا تھا۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھیں بھی بھگو گئے۔ پلیز شاہزیب، سنبھالیں خود کو، تروب نے نرمی سے کہا تھا۔ تب اس نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز تروب، میری زندگی میں واپس آ جاؤ، نہیں تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا، بلکہ نہیں، میں مر جاؤں گا۔ وہ رو دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے تروب کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ جب اچانک ایک سرخ و سفید چہرہ، جس پر کافی ہولناک سے تاثرات سجے تھے، کچن کے دروازے سے سامنے ظاہر ہوا۔ تروب نے تیزی سے شاہزیب کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی ہلدی کی طرح سفید پڑ گئی۔ شاہزیب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ جو قدم قدم چلتا اس تک آیا تھا، اور اس کے اٹھتے ہر قدم کے ساتھ تروب کو اپنی گردن کے گرد ایک آہنی شکنجہ تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ سندان پاشا نے آ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ گھبراہٹ کی شدت سے وہ اپنے دانتوں سے اپنے نازک گلابی لب کاٹنے لگی۔ مجھے اتنا ہی آزماؤ جتنا میں برداشت کر سکتا ہوں، جس کا رد عمل تم اپنی اس چھوٹی سی جان پر برداشت کر سکتی ہو۔ حیرت ہے، تقریباً 1 سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہو، مجھے اب تک نہیں سمجھی تم تو اچھی طرح جانتی ہو نا کہ مجھے انسان سے حیوان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ نہ ہو شاہزیب قادار کی بوٹیاں شہر کے کتے کھاتے نظر آئیں۔ وہ قدرے جھک کر انتہائی صفاقی اور درشتگی سے کہتا، اسے پرانے وقتوں کا شاہی جلاد لگا تھا جو کسی بھی وقت اس کا گلا کاٹ سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آج پہلی مرتبہ اس کے سامنے اس کے الفاظ لڑکھڑائے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی صفائی دی تھی۔ کوئی اس کے کردار پر بات کرے، یہ کہاں گوارا تھا اسے۔ وہ کہتی اس کے پہلو سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑا کسی گہری سوچ میں تھا۔ تمہیں سندان کے اتنے اصرار پر اس کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے تھا، نہ کہ پاپا سے کہلوا کر زبردستی یہاں رکتی۔ نیہا بھی کب سے اسے لان تان کرنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے بیٹھی بیزاری بھرے تاثرات اپنے چہرے پر سجائے ایک ہاتھ سے اپنے ناخن کھرچتی، دوسرے سے اپنے کافی پی رہی تھی۔ آپی، بس جانے دینا، بچی کی جان لے گی کیا؟ اور میں اکیلی تو نہیں، پھوپھو جانی کے ساتھ یہاں رکی ہوں، اور ممی پاپا اب سب بھی تو ہیں یہاں، وہ اکتا کر بولی۔ بچی نہیں ہو تم تروب جو یہ باتیں نہیں سمجھتی، اس کی بیوی ہو، شوہر ہے وہ تمہارا۔
اور یہ تمہاری سابقہ منگیتر کا گھر ہے، یہ اونچ نیچ کا معاملہ ہے، کب سمجھو گی تم؟ کیا سوچے گا سندان؟ کیوں اپنے شوہر کے دل میں اپنے رشتے میں بال آنے دے رہی ہو تم؟ نیہا جو بھری بیٹھی تھی اسے جھڑک ڈالا، وہ اس کی اس لاپرواہی پر سخت کبیرہ تھی۔ یہ میری تایا کا گھر ہے، وہ تڑپ گئی۔ وہ تایا جو مصیبت کے وقت غیروں کی طرح پیٹ دکھا گئے تھے، ہے نا؟ مجھ سے زیادہ تو ان سے تمہیں بیزار ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے ان موقع پرستوں کی خاطر اپنے شوہر کو ناراض کرنا ضروری سمجھا۔ نیہا کا لہجہ کافی چبھتا ہوا سا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، تروب نے جلدی سے کہا۔ اب کسی طرح تو اپنی کلو خلاصی کروانی ہی تھی۔ اب دسمبر کی اسکولفی جماعتی ٹھنڈ میں اتنا تپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چکن کارن سوپ انجوائے کریں۔ شاہزیب نے سب کے لیے اسپیشل کسی مشہور سے ریسٹورانٹ سے آرڈر کر کے منگوایا ہے، سنا ہے بے حد ٹیسٹی ہے۔ تروب نے اس کی توجہ پاس پڑے ڈسپوزل کپ کی جانب دلائی، جس میں گرما گرم بھاپ اڑاتا چکن کارن سوپ تھا۔ تمہارے لیے تو اسپیشل بڑا منگایا ہے، تو تم تو پیو۔ نیہا نے یقیناً اسے ٹونٹ ماری تھی، مگر وہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ میں رات کو کافی کے علاوہ کچھ نہیں پیتی، پلیز آپ یہ میرا والا بھی پی لیں، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ نیہا نے اپنا پیا اور آدھا اس کا۔ تروب نے اپنا آدھا رزمش نیہا کے 5 سالہ بیٹے کو پلا دیا۔ تمام مرد نیچے والے پورشن میں تھے اور تمام عورتیں اوپر والے پورشن کے مختلف کمروں میں سوئی ہوئی تھیں۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب تروب نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ آج پورے سال بعد پھر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مکروہ سایہ اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ اس کا غلیظ گندا لمس اسے اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہوا تھا۔ وہ شاید سلیپ پیرالائز کا شکار تھی۔ اپنی پوری طاقت لگا کر تروب نے اپنی آنکھیں کھولی، اور یہ دیکھ کر اس کے جسم سے اس کی روح ربڑ کی طرح کھینچنے لگی کہ آج واقعی ایک سیاہ سایہ اس کے سرہانے کھڑا اس کا چہرہ اپنے گندے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ کمرے میں تقریباً اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس لیے وہ سایہ یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ تروب یوں بے جان ہوئی تھی جیسے مردہ پڑا ہو، اس قدر خوف اور دہشت کا شکار تھی کہ ہونٹ تک ہلانے کی سکت نہیں رہی۔ اتنے میں ایک عجیب بات ہوئی۔ کمرے کا داخلی دروازہ کھول کر ایک اور سایہ تیز رفتار سے اس کے سرہانے کھڑے سایہ تک پہنچا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے گیا۔ آر یا آر یا پار کے مستاق وہ بھی اپنی پوری جان لگا کر بستر سے اٹھی، دوپٹہ گھسیٹ کر سر پر اوڑھا اور دبے قدموں ان 2 سایوں کے پیچھے لپکی۔ وہ 2 سائے اوپر بنے شاہزیب کے کمرے میں گم ہو گئے تھے۔ وہ دبے قدموں اس کمرے کی کھڑکی تک آئی تھی اور کھڑکی کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر کمرے میں جاتے ہی کمرہ روشن ہوا۔ چٹاخ! رجا بیگم نے شاہزیب کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ جڑا تھا، اور اس پر بس نہ کیا، وہ مسلسل اس کے منہ تھپڑوں سے لال کرتی، عجیب جنون کی حالت میں اسے کوستی، بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کرنے جا رہے تھے تم؟ ہاں، کیا کر رہے تھے اس کے پاس؟ اس ہرافہ کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری دوا ختم ہو گئی ہے نا؟ پھر کون سا جنون سوار ہوا ہے تمہارے سر پر؟ ابھی اس چنڈال کی خاطر بیوی بچے کو قتل کیے 1 دن نہیں گزرا اور آج پھر سے ریپس پڑھنے جا رہے تھے۔ نشا کو سیڑھیوں سے دھکا دیتے ملازمہ نے دیکھ لیا تھا تمہیں۔ مجبوراً مجھے ملازمہ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ کروانا پڑا۔ کتنی بڑی بزنس ڈیل ہوئی تھی نشا کے باپ سے، تمہارے باپ کی۔ اس وقت تو بزنس ڈیل اور اربوں ڈالر کے پیسوں کی خاطر تم نے بھی تروب سے جان چھڑانے کو میری ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسے ہم نے کڈنیپ کیا اور اس حالت میں گھر پہنچایا، شادی توڑی، کیا کیا نہیں کیا۔ تب تو تم نے میرا پورا ساتھ دیا تھا، اب کیوں موت آ رہی ہے؟ تھوڑے سے بھی عرصہ صبر نہیں کر سکتے؟ کہا بھی تھا کچھ عرصہ صبر کر لو، میں نیشا سے تمہاری جان چھڑوا دوں گی۔ آخر کتنے قتل کرواؤ گے مجھ سے؟ شادی سے پہلے بھی جس لڑکی میں تمہیں تروب نامی ڈائن کا عکس نظر آیا، تم نے اسے حیوان بن کر مزل دیا، اور ان سب کیسز سے بھی مجھے تمہاری جان چھڑانا پڑی، یا ان لڑکیوں کو دنیا سے ہی اٹھانا پڑا۔ جب تم نے سوپ منگوایا، میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ ضرور پھر کوئی کارنامہ کرنے جا رہے ہو۔ پورے گھر کو بے ہوشی کی دوا دے کر تم اپنی ہوس پوری کرتے تو حرام خور صبح کو اس کی حالت دیکھ کر کیا کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ اسے جاہل عورتوں کی طرح مغلسات پکتی مار رہی تھی، پیٹ رہی تھی۔
उस ज़हनी मरीज़ ने रजा बेगम को भी ज़हनी मरीज़ा बना छोड़ा था। अगर वो उसकी ढाल ना होती तो अब तक उनका बेटा किसी पागल खाने में सड़ रहा होता, या पागल खाने की सलाखों से सर टकरा टकरा कर तरूब तरूब पुकारता अपना नापाक वजूद सफ़ाए हस्ती से मिटा चुका होता। वो उसे अच्छा खासा पीट रही थी, और वह कभी मकरूह किस्म के कहके लगा रहा था और कभी बुलंद आवाज़ में रोने लगता था। बेहोश, अगर मुझे उसकी खातिर पूरे ख़ानदान को मौत की नींद भी सुलाना पड़े ना, तो मैं सुला दूंगा मम्मी। मुझे वो चाहिए, अभी चाहिए, मुझे उसका जिस्म चाहिए। आह, उसके जिस्म की खुशबू, मेरा नशा टूट रहा है मम्मी, मुझे वो ला दो। देखो सब बेहोश हैं, वो भी। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं उसे यहाँ अपने कमरे में ले जाता हूँ। उसे बहुत सारा प्यार करके फिर उसी कमरे में छोड़ दूंगा। किसी को क्या पता चलेगा भला। हाँ ठीक है, यही करता हूँ। वो अपनी सियाह आंखें शैतान की तरह गोल गोल घुमाता दरवाजे की जानिब लपका था। तभी माँ ने उसे दबोच कर उसकी पिछली गर्दन के ज़रा नीचे एक बारीक सा इंजेक्शन घोंप दिया था। वो वहीं साकित हुआ था। रजा बेगम ने उसे घसीट कर वहाँ पड़े फुल साइज सोफे पर धकेला और खुद दूसरे सोफे पर गिरने के से अंदाज में अपना सर पकड़ कर बैठ गई और अपने बेटे की जानिब देखा, जो फितरतन एक संपोलियाँ पैदा हुआ था, जिसका शिद्दत से उसका सर कुचलने का दिल किया करता था। वो माँ ना होती तो कुछ पाइद ना था ऐसा कर भी गुजरती। वो तो रूप कारदार है मम्मी, मेरा जुनून, मेरी ज़िद। 2 पोनियाँ बनाए स्कूल जाती थी, कितनी प्यारी लगती थी। उफ़, उसको पाने को मैंने क्या क्या नहीं किया। जितना उसके साथ उसका साया बना रहता था, बहुत पहले उसे हासिल कर भी लिया होता, मगर वो साला हरामी संदान पाशा बीच में जाने कहाँ से टिपक पड़ा। किसी साए की तरह उसकी हिफाजत करता था। वो हर उस जगह मौजूद होता जहाँ वो हरासा होती, मगर वो वहाँ उसकी हिफाजत को मौजूद होता था। उसने कितना बचाया उसे मुझसे, मुझसे छीन लिया। मुझे धमकियाँ देता था कि तरूब से दूर रहो। कई मरतबा मार मार कर अस्पताल पहुँचाया मुझे। हा 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 हा, लेकिन मैंने भी क्या खूब बदला लिया उस कमीने से। 100 सुनार की, 1 लोहार की। उस दिन वो उसे अपने साथ मेरी हकीकत बताने और अपनी मोहब्बत का इजहार करने अपने फार्म हाउस ले गया था, मगर मैंने ऐसी चाल चली कि तरूब का मुजरिम उसे ही बना दिया। उसने तो तरूब की अच्छी अच्छी तस्वीरें वहाँ लगा रखी थी, मगर उनमें मैंने अपनी रूबी चांद की वो तस्वीरें वहाँ लगा दी जो मेरे पास थी, उसकी खूबसूरती को असल मायनों में ज़ाहिर करती। कितना बड़ा नुकसान हुआ ना मेरा। मुझे अपनी रूबी चांद की तमाम चीज़ें उस कमीने के फार्म हाउस में रखनी पड़ी, लेकिन मज़ा बहुत आया। हा हा हा, वो पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे बिजनेस डील के लिए कितना मजबूर किया डैडी और आपने, नहीं तो वो अब तक मेरी होती। जिस दिन उसे आपने किडनैप करवाया, मुझे ये कहकर घर पर रोक लिया कि मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं अपनी जान को उस दिन भी हासिल कर सकता था। वो चीख पड़ा। वो चीज़ें उठा उठा कर ज़मीन पर फेंकने लगा। रही उस निशा की बात, तो उसके बाप ने बेटी बेची, हमने पैसों से ख़रीदी। अब इस फालतू सामान का क्या करना था, वो तो पूरी तरह मुझ पर डिपेंड करता है ना। अब मेरी बात गौर से सुने, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे तरूब चाहिए, कुछ भी करें, कुछ भी, कोई चक्का चलाएं, चाहे ज़मीन आसमान एक कर दें, उस हराम खोर को ज़िंदा या मुर्दा मेरे रास्ते से हटाएं और मुझे मेरी तरूब ला कर दें, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। अच्छा सब छोड़ें, मैं अभी अपनी जान को अपने खुफिया फार्म हाउस ले जाता हूँ। वहाँ हमेशा हमेशा के लिए उसे बेसमेंट में छुपा दूँगा, ताकि उसे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हवा तक ना छू सके। वो हमेशा मेरी बनकर रहे। क्या मैं अभी उसे ले जाऊँ मम्मी? वो छोटे बच्चों की तरह मुँह बनाता अब माँ से हाथ जोड़कर बोल रहा था। वो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, वो तुम्हारे काबिल नहीं रही। उसे संतान पाशा इस्तेमाल कर चुका है। रजा किसी नागिन की तरफ हंकारी थी। हो ही नहीं सकता। मैंने जान के दिल में उस शख्स के लिए अंधी नफरत और बदगुमानी पैदा की है, और वो बेवकूफ़, बुज़दिल और अहमक लड़की, उसने कभी हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। हमारे आदमियों ने कितनी बड़ी गलती की। उसे उस फार्म हाउस पर ले गए जहाँ वो पहले से हमारे साथ गई हुई थी, मगर वो अहमक फिर भी नहीं पहचान पाई। वो मेरी आंखों से देखती है और मेरे कानों से सुनती है। वो कभी उसका एतबार करके उसे अपने करीब नहीं आने देगी। ये दावा है मेरा, वो सिर्फ मेरी है। उसके बदन पर पहली मोहर मैं लगाऊंगा। वो फिर से मुग़लिज़ात बक रहा था। राजा जानती थी वो ज़हनी मरीज़ अब कुछ भी बकेगा। वो दिमागी तौर पर इस कदर बीमार है कि उसे गंद बकते इस बात का भी होश नहीं रहेगा कि सामने उसकी अपनी माँ बैठी है। इसलिए उसके बेहोश होने तक वहीं बैठी रही, मगर अपने कान रुई से बंद करके।